बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2022 यानी इसी साल पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ, इसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तानी अदारों पर इससे पहले इस तरह की तनकीद नहीं होती थी। जिस तरीके से यही करप्ट मनी लॉन्ड्रर्स, जिनको हमारे अदारों ने कहा कि इन्होंने करप्शन किया है और मुल्क को नुकसान पहुँचाया, वो पावर में आ गए और अफवाज पाकिस्तान पर, हमारे अदारों पर, हमारी एजेंसीज़ पर जिस तरह के सवालात उठे, इससे पहले तारीख़ पाकिस्तान में इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ, मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इस रजीम चेंज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आज सिर्फ बात करना चाहता हूँ इकॉनमी के बारे में। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उस वक़्त की सूरत हाल ये थी कि उस वक़्त पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर वो 16 अरब डॉलर से ज़्यादा थे, यानी 16 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। और उसी दौरान चीन को 2.3 अरब डॉलर की अदायगी की गई और 1 अरब डॉलर रेकोडक का जुर्माना अदा किया, जो कि इमरान खान के दौर में रेकोडक का जुर्माना नहीं हुआ था, लेकिन उस वक़्त ये अदा किया गया। पाकिस्तान की इकॉनमी बावजूद इसके कि 2 साल कोरोना रहा, इसके बावजूद 6% पर ग्रो कर रही थी। आप जानते हैं कि 2 साल 2020 और 2021 में कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, उनकी इकॉनमी पर इसका बुरा असर पड़ा। जिस तरह आप देख लें, अमेरिका देख लें, बरतानिया, चाइना, जर्मनी वगैरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इवन इंडिया में इस वजह से उनकी इकॉनमी पर बहुत मुश्किलात पेश आईं। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी उस वक़्त, यानी तहरीक अदम एतमाद के वक़्त, वो 6% पर ग्रो कर रही थी। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी और बैरूनी ममालिक से जो पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान में बेचते हैं, रेमिटेंस, वो 31.1 बिलियन डॉलर यानी 31 अरब डॉलर सालाना से ज़्यादा थी। लोगों का इत्मीनान था, लोग जो हैं वो पाकिस्तान में लीगल चैनल्स के ज़रिए पैसा भेज रहे थे और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, इकॉनमी बेहतर थी। अगर हम आज मौजूदा सूरत हाल देखें कि पाकिस्तान में आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 7 अरब डॉलर तक रह चुके हैं और अभी 1 अरब डॉलर वो बॉन्ड्स की अदायगी की गई। तो अब पाकिस्तान के पास वही पैसा बचा है जो कि चाइना ने रखा हुआ है या हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने दिया हुआ है, जो कि हम खर्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमने अकाउंट में रखा हुआ है। और इसी वजह से इकोनॉमिस्ट वो वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये बैंकरप्सी के दहाने पर पहुंच चुका है, डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है और बैरूनी मुल्क से जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस, वो भी कम हुई है। अब ये 8 माह में क्या हुआ है? ऐसी कौन सी आफत आ गई या क्या वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना शदीद दचका लगा है? सबसे पहले तो ये देखें कि अप्रैल में जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, रजीम चेंज किया गया, तो लोगों को मालूम था कि ये अमेरिका की साजिश और हमारे पाकिस्तान में जो मीर जाफ़र, मीर सादिक छुपे बैठे हैं, ये उन सब का किया धरा है। यूं ही जो रजीम चेंज हुआ, अब लोगों का इत्मीनान नहीं था, लोगों ने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया, एक अफरा तफरी का समा बन गया, पब्लिक सड़कों पर आ गई। इमरान खान उस वक्त से लेकर अब तक जलसे जुलूस कर रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर इकॉनमी आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इकॉनमी को इस वजह से शदीद दचका लगता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, उनकी एजेंसीज़ के हेड चेंज होते हैं, वहाँ पर इलेक्शंस आते हैं, लेकिन उनका कारोबार ज़िंदगी, उनके रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं वो वैसे ही चल रहे होते हैं। उस वक़्त कोई उनमें इस तरह की अफरा तफरी नहीं होती। इलेक्शंस के दौरान भी गवर्नमेंट बदल जाती है, लेकिन कोई वहाँ पर इस तरह का अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होता, जिस वजह से उनकी इकॉनमी वो ग्रो कर रही होती है या उन पर बुरा असर नहीं पड़ता। देखिए, कर्जा जो है वो हर मुल्क पर है। अगर हम देखें तो अमेरिका पर सबसे ज़्यादा कर्जा है, चाइना पर भी कर्जा है, बरतानिया पर भी, दीगर जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन पर कर्जा है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही होती है। हमारे यहाँ कर्जा भी ज़्यादा है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है। हमारी बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं वो लीगल चैनल्स के जरिए पैसा नहीं भेजते।
LC पाकिस्तान में नहीं खोली जा रही, लोगों को 20-30 हज़ार डॉलर भी नहीं दिए जा रहे, लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं, एक्सपोर्ट तो इस रजीम चेंज ने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में आपकी इकॉनमी चल ही नहीं सकती, क्योंकि इकॉनमी चलने के लिए या आपकी मईशत के लिए सबसे पहली अवलीन जो चीज़ होती है ना, वो होती है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये ना हो, पावर में जो पार्टी हो, लोगों का उस पर इतमाद हो, ये आपकी इकॉनमी के लिए पहली सीढ़ी है। उसके बाद फिर आपकी टैक्स कलेक्शन उस वक्त बेहतर होगी जब आपका कारोबार ज़िंदगी चलेगा, जब आपके मुल्क में बिजनेस ग्रो करेगा, इकॉनमी ग्रो कर रही होगी, फिर लोग आपको टैक्स अदा करेंगे, हुकूमत पर इतमाद होगा लोगों का, बैरूनी मुल्क से जो लोग पैसा भेजते हैं वो लीगल चैनल्स के ज़रिए, बैंकों के ज़रिए पैसा भेजेंगे, जो कि आपके लिए बेहतर है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है तो लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, आपके मुल्क में टूरिज्म आएगी। यानी जिस तरह ताश के पत्ते नहीं जुड़े होते और एक पत्ता खींच लें तो पत्ते नीचे आ जाते हैं, इसी तरीके से इकॉनमी की ये चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे के साथ मिली होती हैं। एक चीज़ ख़राब होगी, मुल्क में आपके हालात ख़राब हो गए, बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टमेंट नहीं आनी, टूरिज्म नहीं आनी, आपको नुकसान शुरू हो गया, लोगों ने इतमाद नहीं किया, लोगों ने अपना पैसा जो है वो रोक लिया। अब पाकिस्तान में ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इससे निकलने के लिए ये नहीं है कि आप लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज करें, सहाफ़ियों को टॉर्चर करें, आप इकॉनमी पर तवज्जो देने की बजाय आप लोगों पर मुकदमा दर्ज करें और इस तरह मज़ीद आप मुल्क को एक बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम डॉलर को नीचे नहीं ला सकते, और आप देखें कि हमारे वज़ीर ख़जाना जो इसहाक डार साहब हैं और हमारे जो वज़ीर ख़जाना इससे पहले थे मुफ्ती इस्माइल साहब, वो एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। लेकिन रजीम चेंज के जितने भी मोहरे हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनको लेकर आए और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मईशत बर्बाद की, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि आप मुल्क में इस तरह की अफरा तफरी पैदा कर दें और उसके बाद कहें जी कि हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। मईशत बेहतर नहीं होगी। उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मुल्क में आप स्टेबिलिटी लेकर आएँ, और वो आएगी एक शफाफ इलेक्शन से। जो भी पार्टी पावर में आएगी, लोगों का इतमाद होगा, फिर आप मुल्क में कवानीन सख्त करें। अभी बाज़ लोग जो हैं, मुझे हैरत होती है कि वो IMF पर तनकीद कर रहे हैं कि देखें जी, जिस तरह हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF अनरीजनेबल बन रहा है। अच्छा, IMF ने आपको कहा था कि आप अपने मुल्क में करप्शन को लीगल कर दें, जितने भी मनी लॉन्डर्स हैं, करप्ट लोग हैं, उनके आप केसेस ख़त्म कर दें, उनको माफ़ी दे दें, उन्होंने जो पैसा लूटा है वो केसेस आप ख़त्म करके उनको आप क्लीन चिट दे दें। ये IMF ने आपसे कहा था। यानी लोगों की अक्ल पर हैरत होती है कि वो IMF पर तनकीद कर रहे हैं। ओ भाई, IMF क्या तुम्हारा कोई वो चाचे का बेटा है? उसकी बैंक है। IMF एक अदारा है जो अपना प्रॉफिट देखकर, अपना नफा देखकर वो डील करता है। IMF ने तो आपसे नहीं कहा था कि आप अपने मुल्क में करप्शन लीगल कर दें, आप अपने मुल्क में लूट घसूट को जायज करार दे दें, और जो लोग पैसा लूट कर मुल्क से फरार हो चुके हैं उनको आप कुछ ना कहें, उनके केसेस बंद कर दें। ये IMF ने आपसे कहा था। यानी IMF पर तनकीद करने की बजाय हमें अपने मुल्क पर गौर करना चाहिए, अपने मुल्क की सूरत हाल देखनी चाहिए। आप माशी सूरत हाल बेहतर कर ही नहीं सकते जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है, और ये उसी वक्त आएगी जब आप इलेक्शन करवाएंगे और जो पार्टी पावर में आए उनको आप काम करने दें। जब आपके मुल्क में इस तरह एक पीसफुल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, लोग इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे, आपके मुल्क में टूरिज्म भी आएगी। अब दुनिया के कई मुमालिक ऐसे हैं जहां पर उनके पास ज़रई ज़मीन नहीं है, पहाड़ हैं, बर्फ़ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो टूरिज्म से पैसा कमाते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी शानदार जगह दी हैं, इलाके हैं, आप टूरिज्म से ही बिलियंस ऑफ डॉलर साल का कमा सकते हैं। लेकिन तो जो कौन दे, यहां पर जो सियासतदान आते हैं, हुक्मरान आते हैं, वो डांग टपाऊ पॉलिसी इख्तियार करते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जिससे उनको कमीशन मिल जाए, जिससे उनको फायदा हो, और यही वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो रही है। तो ज़रूरी ये है कि मुल्क में एक तो हम ये गैर यकीनी जो सूरत हाल है ये ख़त्म करें, मुल्क में जो है वो गवर्नमेंट ऐसी आए जिस पर पब्लिक का इतमाद हो,
مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، لوگوں کو سچ بتائیں۔ ابھی یہ جو 8 ماہ میں انہوں نے اکانومی برباد کی ہے، یقین کریں کہ 10 سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہو جائیں گی۔ عمران خان بھی اگر کہہ رہا ہے نا کہ میں آتے ہی اکانومی ٹھیک کر دوں گا، وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اکانومی برباد کر دی ہے، ابھی ہمارے پاس زر معادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ صرف 7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اور ان میں سے بھی 1 ارب ڈالر بانڈز کی آپ نے ادائیگی کر دی، تو پیچھے پیسہ صرف وہی بچے گا جو آپ کو دوسرے ممالک نے دیا ہوا ہے اپنے اکاؤنٹس میں رکھنے کے لیے، وہ پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ کیسے اکانومی کو ٹھیک کریں گے؟ ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں ہماری کم ہو گئی ہے، بیرونی ملک سے پاکستانی پیسہ جو ہے وہ لیگل چینل کے ذریعے نہیں بھیج رہے، تو اس صورتحال میں اکانومی آپ کی کیسی ٹھیک ہوگی؟ اس کو 10 سال لگیں گے، لوگوں کو سچ بتائیں، اور پھر کرپشن پر فل سٹاپ لگائیں۔ یہ جو زیادہ بربادی ہوئی ہے نا ان 8 ماہ میں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کرپٹ منی لانڈررز تھے وہ پاور میں آ گئے ہیں، اور مالیاتی ادارے وہ پیسہ نہیں دے رہے۔ ابھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو اعداد و شمار دیے ہیں، بیرونی ملک سے جو امداد آئی ہے یہ سیلاب زدگان کے لیے، آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں اس سیلاب سے کتنا نقصان ہوا۔ سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور جو امداد آئی ہے سیلاب کی، انہوں نے لکھا جی کہ ہم نے اپنے لوگوں پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا صرف کاغذوں میں، لیکن وہاں پر جا کر یار ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے کئی اینکر، جس طرح اینکر عمران ریاض خان یا دیگر کئی صحافی اسلام آباد سے وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے 1 ٹکے کا کام نہیں وہاں پر کیا۔ لوگ جو ہیں وہ بیچارے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بیچارے ادھر پانی میں، کوئی گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کا نقصان ہوا، مکانات گر گئے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے اتنا پیسہ ان پر خرچ کر دیا، اور IMF یا مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں دکھائیں آپ نے کہاں پیسہ خرچ کیا۔ وہ بیوقوف تو نہیں ہے جنہوں نے آپ کو پیسہ دینا ہے، وہ 100 چیزیں چیک کر کے آپ کو پیسہ دیں گے۔ یہ اس طرح جھوٹ بول کر، اس طرح مکاری کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کی اکانومی کی بہت بری حالت ہے، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ملک میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم کی جائے، الیکشن کروائے جائیں، گورنمنٹ جو بھی آئے پبلک کا اس پر اعتماد ہو۔ یہ نہیں کہ صرف عمران خان ہی آئے، کوئی اور آ جائے، پبلک جس کو ووٹ دینا چاہے وہ آئے، مشکل فیصلے کرے، لوگوں کو سچ بتائیں، اور پھر جتنے بھی یہ جو کیسز ختم کیے ہیں منی لانڈررز کے، کرپٹ لوگوں کے، یہ ریورس کیے جائیں، اور وہ پیسہ پاکستان میں جب تک نہ آیا اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ کے گھر کا کوئی سامان سارا اٹھا کر لے جائے اور آپ کہیں جی کہ میں زیرو سے شروع کر کے بس 1 دن میں یا 1 ہفتے میں میں پھر دوبارہ بیک ٹو نارمل ہو جاؤں گا، نہیں، آپ کو پھر کئی سال لگیں گے ٹھیک ہونے کے لیے۔ آپ کے گھر سے جو چوری ہوئی ہے نا، وہ پورا کرنے کے لیے، بیک ٹو نارمل آپ کو ہونے کے لیے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے آپ کو بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ پاکستانی سیاستدانوں کو، ہمارے اداروں کو، لوگوں کو سچ بتانا چاہیے کہ اکانومی کی جو بری صورتحال ہے اس سے ہم جلدی نہیں نکل سکتے، اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، وہ بھی اگر ہم صحیح فیصلے کریں اور ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو۔ اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے، لیکن ہمارے ملک میں سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ آپس کی ان کا انتشار، ان کی لڑائیں ختم نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ان سیاستدانوں کو ہدایت دے کہ یہ ملک کی اکانومی کو بہتر کریں، ورنہ پاکستان ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔